चलिए बच्चों, आज हम लोग स्त्री केसर के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में जबकि हम लोग परागकण के बारे में अध्ययन किए थे। परागकण जो था नर युग्मक था। आज हम लोग जो है मादा युग्मक की बात करेंगे। तो मादा युग्मक को स्त्री केसर कहा जाता है। अगर हम लोग एक बिल्कुल परिचित पुष्प जिसको गुड़हल कहते हैं, गुड़हल कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस होता है। अगर इसके पुष्प का हम लोग अध्ययन करें तो हम लोगों को बहुत बढ़िया स्पष्ट स्त्री केसर के बारे में जानकारी मिल सकती है। अगर इसके स्त्री केसर का एक संरचना बनाएं तो कुछ इस तरह से संरचना बनेगी। ये इसको स्त्री केसर कहते हैं। स्त्री केसर कहते हैं। इसके 3 भाग होते हैं। इस ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र और इसे अंग्रेजी में स्टिग्मा कहा जाता है, और ये मध्य का पतला भाग वर्तिका कहलाता है। इसको स्टाइल कहा जाता है, और सबसे निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। अंडाशय कहलाता है। इस तरह से अगर इसका अध्ययन करें तो हमें स्पष्ट चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। ये जो भाग है नीचे का, इसको बच्चों पुष्पासन कहा जाता है। पुष्पासन अगर इस शब्द पर बच्चों ध्यान दें तो शब्द से ही पता चलता है पुष्प का आसन, अर्थात पुष्प के बैठने या स्थित होने का स्थान। इसीलिए इसका नाम पुष्पासन रखा गया है। अगर इसके संबंध में और जानकारी हम लोग लेना चाहें तो आप जानते हैं कि परागकण किसी पौधे का किसी भी माध्यम से उड़ते हुए आता है तो यहाँ पर आकर बैठ जाता है, चिपक जाता है। अब चिपकने का कारण ये है बच्चों कि इस स्टिग्मा में, वर्तिकाग्र में एक बहुत ही स्टिकी चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसकी वजह से जब ये आता है यहाँ पर तो इससे चिपक जाता है। चिपकने के बाद अगर थोड़ा बहुत अगर इसमें कुछ मूवमेंट भी होता है तो ये गिरने नहीं पाता, क्योंकि उसी पदार्थ से चिपक जाता है। अब ये जो परागकण यहाँ पर आकर मिलता है, इसके पास चिपकता है, इस घटना को बच्चों परागण कहा जाता है। परागण कहा जाता है। और ये परागण की घटना किसी भी माध्यम से हो सकती है, चाहे वायु परागण हो सकता है, जल परागण हो सकता है, जंतु परागण हो सकता है। अब वायु परागण में बच्चों जैसे अगर हवा चलती है तो जो परागकण मैच्योर रहते हैं उसका कोष फट जाता है और हवा के साथ
परागकण उड़ते हुए बड़ी आसानी से आकर इस वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। और कीट परागण में भी ऐसी घटनाएं होती हैं। कीट एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर बैठता है तो परागकण में जो चिपचिपा पदार्थ होता है उसके माध्यम से वो परागकण उस कीट के पैर में या शरीर में चिपक जाते हैं और जब वो उड़ता है तो परागकण उसके शरीर के साथ दूसरे स्थान की ओर चले जाते हैं। जब किसी अन्य पौधे पर वो बैठता है तो उसके परागकण बड़ी आसानी से दूसरे अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर विस्थापित हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है परागकण की घटना होती रहती है। मनुष्य के द्वारा भी परागण होता है। मान लीजिए मनुष्य किसी खेत या किसी गार्डन में काम कर रहा है तो उसके शरीर के संपर्क में परागकण आते हैं और वो लग जाते हैं। फिर जब वो आगे बढ़ता है दूसरे पौधों के बीच कार्य करता है तो वो परागकण वहाँ पे विस्थापित हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है मनुष्य द्वारा भी परागण की क्रिया होती है। तो परागण कई माध्यम से हो सकता है। तो इस तरह से परागण होता रहता है और जो है आकर के वर्तिकाग्र पर चिपक जाता है। वर्तिकाग्र पे चिपकने के बाद तो जो इसमें परागकण होता है बच्चों, उसमें एक परागनली बनती है। परागनली बनती है तो इसके एक स्थान से ऐसे एक ट्यूब निकलती है। आपको मैंने परागकण पढ़ाते समय बताया था कि परागकण का पूरा बाह्य आवरण ढका रहता है स्पोरोपोलैनिन से, लेकिन एक स्थान पर छिद्र रहता है। एक स्थान पर मैंने बताया था कि परागकण में छिद्र रहता है, जिसको जनन छिद्र बताया था मैंने, जनन छिद्र। तो ये वही स्थान है जहाँ से परागनलिका निकलती है। परागनलिका निकलती है और आगे की तरफ बढ़ती है। तो इसमें ऐसे ही इसको ब्रेक करते हुए इस परागकण से परागनलिका निकलेगी और यहाँ तक आएगी। ये परागनलिका इसके अंदर ही वर्तिका के अंदर से ऐसे इंट्रोड्यूस होती हुई प्रवेश करती हुई अंडकोश तक या अंडाशय तक पहुँचती है। फिर वहाँ पर जो है परागकण विसर्जित होता है। तो जब परागकण वहाँ विसर्जित होता है तो इसके अंदर की कोश की संरचना की बात करेंगे, अंडाशय की। तो अंडाशय में होता क्या है कि पहले चतुष्टक का निर्माण होता है। मतलब आप ऐसे आप समझ सकते हैं, ऐसे इस तरह से संरचना बनी होती है। तो इसमें पहले एक केंद्रक होता है, ठीक, फिर इसका विभाजन होता है। तो इसी में जो है इसके आगे की संरचना में ये दो केंद्रक बन जाता है, दो कोशिका बन जाती है। फिर इसमें फिर विभाजन होता है तो इसमें केंद्रकों की संख्या ये 4 बन जाती है। तो इसी को चतुष्टक कहा जाता है। अर्थात ये ऐसे व्यवस्थित हो जाता है, एक कोशिका, फिर 2 कोशिका, फिर 3 कोशिका, फिर 4 कोशिका, फिर 4 कोशिका। ऐसे व्यवस्थित हो जाती है। तो इनको ये 4 संरचनाएं बनी हुई हैं, इसीलिए इसको चतुष्टक कहा जाता है। चतुष्टक, अंग्रेजी में बेटा इसको टेट्राड कहा जाता है। टेट्राड कहा जाता है चतुष्टक। तो उसके बाद अब इस चतुष्टक के अंदर भी परिवर्तन होता है। परिवर्तन के फलस्वरूप चतुष्टक के अंदर जब परिवर्तन होता है तो
इसमें ये इस तरह से आप देखें कि एक कोशिका ऊपर की तरफ हो जाती है, एक कोशिका मध्य में हो जाती है और दो कोशिकाएं इधर हो जाती हैं। परिवर्तन के फलस्वरूप इस तरह से कोशिकाएं बनती रहती हैं, अर्थात यह 4-4 का सेट बन जाता है। इसमें परिवर्तन हो करके जैसे इस तरह से समसूत्री विभाजन द्वारा, कैसा विभाजन? समसूत्री विभाजन द्वारा। तो इस तरह से आप देखें 4-4 कोशिकाएं बन जाती हैं, 4 दूना 8 कोशिकाएं, ठीक। या आप कुछ प्रजातियों में ऐसा भी देखा गया है कि 4 कोशिकाएं ऊपर की तरफ, 4 कोशिकाएं किनारे की तरफ, दोनों पोल की तरफ इकट्ठा हो जाती हैं। इस दशा को भी 4 केंद्रीय कोशिका कहा जाता है, 4 केंद्रीय कोशिका कहा जाता है। उसके बाद इन कोशिकाओं में परिवर्तन होने लगता है। परिवर्तन का मतलब ये है कि 2 कोशिकाएं, इसके बाद की संरचना में आप देखें 2 कोशिकाएं केंद्र में आ जाती है। कहाँ आ जाती हैं बच्चों? 2 कोशिकाएं केंद्र में आ जाती हैं और 2 कोशिकाएं इस पोल पे रह जाती हैं और यहाँ पर 3 कोशिकाएं बचती हैं, क्योंकि यहाँ पर एक कोशिका, ये जो 4 कोशिका का सेक्टर था, ये इसमें फ्यूज होकर के आपस में मिल जाता है। ये 4 कोशिका से 3 कोश की संरचना बन जाती है। मतलब जो ये आपका नॉर्थ पोल है, या जिसको आप दक्षिणी ध्रुव कहते हैं ना, पोल कहते हैं, ठीक है। इसको आप नॉर्थ पोल कहते हैं और इसको आप साउथ पोल कहते हैं। तो ये इस पे 2 कोशिकाएं हो जाती हैं, यहाँ पे 3 कोश की संरचना बन जाती है। अब जब 3 कोश की, 2 कोश की और 2 कोश की स्थिति बन जाती है, तो इसमें होता क्या है बच्चों कि ये जो परागकण यहाँ से पोलन ट्यूब के माध्यम से परागकण के अंदर का एक केंद्रक आता है, तो ये विसर्जित होता है इसके अंदर। तो सबसे पहले कंडीशन ये बनती है कि ये मध्य की कोशिका के साथ संगलित होता है, मध्य की कोशिका के साथ संगलित होता है। तो जब ये ऐसे सपोज करिए, ये 3 कोशिकाएं बनी हुई हैं और ये 2 मध्य में हैं और ये 2 नीचे कोशिकाएं हैं, तो जब एक पोलन ट्यूब से ऐसे केंद्रक आ रहा है और यहाँ पर मिलेगा, तो इसमें टोटल 3 केंद्रक हो जाते हैं। 2 तो अंडाशय के अंदर पहले से स्थित था मध्य में, और एक पोलन ट्यूब के माध्यम से आया। तो इसमें अगर देखा जाए तो 3 केंद्रक बन जाते हैं, 3 कोश की संरचना बन जाती है, 3 केंद्रक, अर्थात त्रिकोश की संरचना बन गई। इसीलिए बेटा इस घटना को त्रिसमेकन, हिंदी में त्रिसमेकन, या अंग्रेजी में इसको ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। क्योंकि 2 तो अंडाशय की कोशिकाएं थी और एक पोलन ट्यूब के माध्यम से केंद्रक से आया, तो टोटल संख्या 3 हो गई। इसीलिए इसको 3 केंद्र की संरचना या त्रिसमेकन या अंग्रेजी में ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। बोर्ड की परीक्षाओं में कभी कभी ये पूछ लेता है कि ट्रिपल फ्यूजन क्या है या त्रिसमेकन क्या है, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि अंडाशय में जो मध्य में कोशिकाएं होती हैं, उसके साथ जब पहला केंद्रक फ्यूज करता है, पहला केंद्रक फ्यूज करता है, तब वहाँ पे 3 केंद्रीय अवस्था हो जाती है, जिसको त्रिसमेकन या ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। फिर दूसरा
केंद्रक जो होता है, जो यहाँ स्टिग्मा पर है, इससे एक और आता है, तो वो आकर के यहाँ पर नीचे 2 स्थित कोशिकाओं से फ्यूज करता है। ये जो दोनों कोशिकाएं होती हैं ऊपर नीचे की दशा में व्यवस्थित होती हैं, एक से फ्यूज कर लेता है, तो ये जो है 2 कोश की संरचना बन जाती है। 2 कोश की संरचना बन जाती है, यही वास्तविक निषेचन कहलाता है। वास्तविक निषेचन, निषेचन कहलाता है। इसी से बच्चों जो वास्तविक निषेचन होता है, इसी से जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और फिर जो है नए जीव का विकास होता है। लेकिन जो ये त्रिसमय कण बन रहा है, इससे भ्रूण कोश बनता है। भ्रूण पोष, भ्रूण पोष, ये जो भ्रूण पोष बनता है वो इस बन रहे जाइगोट या एम्ब्रियो का जो विकास हो रहा है, विकासमान अवस्था में है, उसका पोषण करता है। ये जो ट्रिपल फ्यूजन के माध्यम से बन रहा है, ये भ्रूण का पोषण करता है बच्चों, इसीलिए इसे भ्रूण पोष कहा गया है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको नारियल में मिलेगा। जब नारियल आप फोड़ते हैं तो उसके किनारे किनारे पर देखिए सफ़ेद सफ़ेद जो भाग लगा होता है, वो भ्रूण पोष होता है, जो उसके जो है एम्ब्रियो का पोषण करता है। इसीलिए वो बड़ा पौष्टिक होता है, हम लोग खाते भी हैं, उसमें फैट की मात्रा काफ़ी होती है, तो वो भ्रूण पोष होता है। तो ऐसे तमाम पौधों में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। इस तरह से आपने देखा गुड़हल के पुष्प में स्त्री केसर की संरचना और कैसे ट्रिपल फ्यूजन की घटना होती है और वास्तविक निषेचन होता है और जिससे नए पौधे का विकास होता है। इस तरह से बेटा आज ये स्त्री केसर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और समझा।